दोस्तों आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन कई लोग इसे इंडियन पैसा लीग भी कहते हैं। लेकिन क्यों? अरे हम बताएंगे ना। आईपीएल को इंडियन पैसा लीग भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टूर्नामेंट में वाकई पैसे बरसते हैं। तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो बीसीसीआई के दो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यूज हैं। साल 2021 में एक बार फिर से वापसी होती है वीवो की, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच के टेंशन की वजह से साल 2021 के बाद वीवो ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया था। दोस्तों आपको शायद पता ना हो कि आईपीएल की जो सबसे फ्लॉप टीमें भी होती है ना, उनकी भी वैल्यू 250 से 300 करोड़ की होती है। और अगर कहीं सीएसके, आरसीबी और एमआई जैसी बड़ी टीमों के बारे में बात करें तो उनकी ब्रांड वैल्यू तो 2.5 से 3,000 करोड़ तक भी पहुंच जाती है। तो भैया इनके खर्चे चलते कैसे हैं? क्या टीम ओनर्स अपनी जेब से लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। आइए हम बताते हैं कि ये खर्चे आखिर चलते कैसे हैं। टेक्नोलॉजीज, जैम पैक्ड स्टेडियम्स, मल्टीपल ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स, cheerleaders, DJs, sponsors and hundreds of brands involvement। दोस्तों क्या आप बिना किसी आंकड़ों के सिर्फ इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आईपीएल में कितने पैसे आते जाते होंगे? नहीं ना, सोच पाना भी मुश्किल हो रहा होगा। और हो भी क्यों ना, इतनी सारी एक्टिविटीज, इतने सारे स्टेक होल्डर्स, किसको किसको कितना कितना और क्या क्या मिलता है, ये सब तो बिना आंकड़ों के पता लगा पाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन टेंशन मत लीजिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सारा हिसाब किताब, सारा लेखा जोखा लेकर आए हैं, एंड दैट टू विद सम एक्चुअल एंड फैक्चुअल नंबर्स। बस आप इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले द मिडिल क्लास ओपिनियन के हमारे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन और ऐसे इनसाइट्स आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन कई लोग इसे इंडियन पैसा लीग भी कहते हैं। लेकिन क्यों? अरे हम बताएंगे ना, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आईपीएल को इंडियन पैसा लीग भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टूर्नामेंट में वाकई पैसे बरसते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे, न्यूज़पेपर में, न्यूज हेडलाइंस में इनकम सोर्सेज हमें दिखाए जाते हैं जैसे कि प्राइज मनी, ऑक्शन मनी और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। इनके अलावा भी कई सारे ऐसे इनकम सोर्सेज हैं जो कि हमसे और आपसे छुपे होते हैं और वो इस आईपीएल की रेवेन्यू कलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस आईपीएल के कितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि इस आईपीएल में कितने लोगों की हिस्सेदारी होती है। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेक होल्डर आईपीएल का होता है बीसीसीआई, जो कि इस टूर्नामेंट को ओन ऑन गवर्न करती है। दूसरे बड़े स्टेक होल्डर्स इस आईपीएल के होते हैं टीम फ्रेंचाइजेस, जो कि इस टूर्नामेंट की नींव रखती हैं। उसके बाद नंबर आता है प्लेयर्स का, जो कि इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं। वहीं चौथे मेन स्टेक होल्डर इस आईपीएल के होते हैं ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स, जो कि इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द मेन इनकम सोर्सेज भी होते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीएल के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की, यानी कि बीसीसीआई की, बिकॉज द इंडियन प्रीमियर लीग इज ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ। तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो बीसीसीआई के दो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यूज हैं, पहला थ्रू स्पॉन्सर्स और दूसरा थ्रू ब्रॉडकास्टिंग राइट। अगर हम पहले तरीके की बात करें यानी कि स्पॉन्सर्स के जरिए पैसे कमाने की बात करें तो इसमें भी बीसीसीआई के स्पॉन्सर्स दो ग्रुप में बांटे जाते हैं। पहला आता है टाइटल स्पॉन्सर, जिसका नाम आईपीएल के नाम के पहले लिया जाता है, और दूसरा स्पॉन्सर्स होते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, में अन्य एक्टिविटीज में शामिल स्पॉन्सर्स का नाम होता है। अगर हम टाइटल स्पॉन्सर्स के बारे में बात करें तो टाइटल स्पॉन्सर्स वो स्पॉन्सर्स होते हैं जो कि अपना नाम आईपीएल के साथ जोड़ने के लिए बीसीसीआई को ढेर सारे पैसे देते हैं। दोस्तों आपने हमेशा से ही आईपीएल को कभी सिर्फ आईपीएल नहीं सुना होगा, कभी टाटा आईपीएल, कभी वीवो आईपीएल, कभी पेप्सी आईपीएल, कभी डीएलएफ आईपीएल। ये टाटा, पेप्सी, वीवो, ड्रीम 11 जैसे जो नाम है, इन्हें ही हम कहते हैं टाइटल स्पॉन्सर्स। और आईपीएल का जो सबसे पहला टाइटल स्पॉन्सर था वो था एक रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ, जिसने बीसीसीआई को 5 सालों की स्पॉन्सरशिप के लिए 40 करोड़ रुपए हर साल दिए थे। इसके बाद पेप्सी ने 79 करोड़ यानी कि 79 करोड़ पर ईयर के रेट से 2 सालों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम कर ली थी। और उसके बाद एकदम से एंट्री होती है चाइनीज जायंट वीवो की, जिसने साल 2016-17 में 100 करोड़ पर ईयर और 18-19 में 440 करोड़ रुपए पर ईयर के बड़े अमाउंट के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम की थी। साल 2020 में ड्रीम 11 आता है, लेकिन साल 2021 में एक बार फिर से वापसी होती है वीवो की। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच के टेंशन की वजह से साल 2021 के बाद वीवो ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया था, जिसके बाद टाटा ग्रुप्स ने टाइटल स्पॉन्सरशिप की कमान संभाली थी, जिसने साल 2022-23 में 330 करोड़ पर ईयर के रेट पे बीसीसीआई से टाइटल स्पॉन्सरशिप ली थी, जो कि वीवो से लगभग 100 करोड़ रुपए पर ईयर कम है। और शायद इसीलिए बीसीसीआई भी टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए चाइनीज कंपनी की तरफ आकर्षित होती है। बीसीसीआई इस पूरे टाइटल स्पॉन्सरशिप अमाउंट का सिर्फ 50% ही
ही अपने पास रखती है, बाकी का बचा 50% वो किसको देती है, ये हम आपको वीडियो में आगे चलकर जरूर बताएंगे। टाइटल स्पॉन्सर्स के बाद बारी आती है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स की, जो कि इस इंडियन प्रीमियर लीग के सेकेंडरी स्पॉन्सर्स माने जाते हैं। दोस्तों अक्सर आपने मैचेस के बीच में ग्रेट पावर प्ले, ड्रीम 11, गेम चेंजर ऑफ द मैच, हर्बल लाइफ कैच ऑफ द मैच जैसे टर्म्स तो सुने ही होंगे। ये जो ड्रीम 11, हर्बल लाइफ और सीए टायर्स होते हैं, ये कहलाते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, जो कि अपने नाम को आईपीएल मैच के दौरान या आईपीएल मैच के अवार्ड सेरेमनी के दौरान अनाउंस होने पर बीसीसीआई को एक अच्छी खासी रकम देते हैं, जो कि सारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स का कुल मिलाकर 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि होती है। अब आ जाते हैं बीसीसीआई के सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे, यानी कि राइट्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो दोस्तों यहां पर रोल शुरू होता है टीवी चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, जिन्हें हम ब्रॉडकास्टर्स भी कहते हैं। दोस्तों टीवी चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी अपने चैनल पर आईपीएल के मैचेस टेलीकास्ट करने के लिए बीसीसीआई को अच्छी खासी मोटी रकम देते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टीवी राइट्स हैं स्टार स्पोर्ट्स के पास, जो कि उसने साल 2018 में 23,575 करोड़ में 5 सालों के लिए खरीदी थी। वहीं अगर डिजिटल राइट्स के बारे में बात करें, वायाकॉम यानी कि जियो सिनेमा ने इस डिजिटल राइट को बीसीसीआई से 23,758 करोड़ रुपए में साल 2023 से लेकर के साल 2027 तक के लिए अपने नाम किया है, जिसको कि जियो सिनेमा पे इस समय फ्री टेलीकास्ट किया जा रहा है। लेकिन राइट्स खरीदने में लगे इतने सारे पैसों की वसूली आखिर कैसे होगी, वो तो अंबानी साहब वसूल ही लेंगे, लेकिन कैसे, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के लाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह भी बता दें कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का भी सारा पैसा बीसीसीआई अकेले नहीं हजम करता, बल्कि उसका 50% वो किसको देता है, चलिए आखिर बता ही देता हूं। तो दोस्तों बीसीसीआई अपने स्पॉन्सर्स और अपने टीवी राइट्स का 50% फ्रेंचाइजेस को देते हैं, यानी कि आईपीएल में मौजूद टीमों को देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आईपीएल टीमें यानी कि आईपीएल फ्रेंचाइजेस इनके अलावा बाकी और किन किन तरीकों से पैसे कमाती है। तो आपको शायद पता ना हो कि आईपीएल की जो सबसे फ्लॉप टीमें भी होती है ना, उनकी भी वैल्यू 250 से 300 करोड़ की होती है। और अगर कहीं सीएसके, आरसीबी और एमआई जैसी बड़ी टीमों के बारे में बात करें, तो उनकी ब्रांड वैल्यू तो 2.5 से 3,000 करोड़ तक भी पहुंच जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ऐसे में विनिंग अमाउंट जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ होता है, वो तो ऊंट के मुंह में जीरा छोड़िए एक राई के बराबर भी नहीं होता है, क्योंकि एक टीम के अनेक खर्चे होते हैं, जैसे कि होटल्स में खिलाड़ियों को स्टे कराना, उनके लिए फ्लाइट टिकट और प्राइवेट बसेस को हायर करना, उनके लिए सपोर्ट स्टाफ हायर करना, उनके लिए किट्स अरेंज करना, उनके लिए टेक्नीशियंस अरेंज करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सभी चीजों का अगर हिसाब किताब देखें तो ऑन एवरेज एक सीजन पे एक टीम पर खर्चा होता है तकरीबन 200 करोड़ रुपए, जो कि विनिंग अमाउंट 20 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। तो भैया इनके खर्चे चलते कैसे हैं? क्या टीम ओनर्स अपनी जेब से लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। आइए हम बताते हैं कि ये खर्चे आखिर चलते कैसे हैं। तो जैसा कि हमने आपको इस सेक्शन के शुरुआत में बताया, 50% अपने ब्रांड स्पॉन्सरशिप का और 50% अपने मीडिया राइट्स का बीसीसीआई फ्रेंचाइजेस को दे देती है। और इसके अलावा इन टीम्स के पर्सनल स्पॉन्सर, जिनका लोगो टीम्स के टी शर्ट्स और लोअर्स पे लगा होता है, उनके द्वारा भी इन टीम्स को फंडिंग्स आती है। प्लस उसके अलावा जब हम स्टेडियम्स में मैच देखने जाते हैं तो टिकट्स और खाने पीने के आइटम्स का 80% भी होम फ्रेंचाइजेस के पास जाता है और बचा हुआ 20% स्टेट क्रिकेट बोर्ड के पास जाता है। यानी कि अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो अगर एकाना स्टेडियम में मैच होगा तो उस दिन एकाना स्टेडियम की जितनी भी कमाई होगी उसका 80% लखनऊ सुपर जायंट्स के पास जाएगा और सिर्फ 20% यूपीसीए के पास जाएगा। इसके अलावा मर्चेंडाइज जैसे कि टी शर्ट, की चेन, मोबाइल कवर्स, कैप्स एटसेट्रा, इनके द्वारा भी टीम्स को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और इसके अलावा आखिर में आता है विनिंग प्राइस, जो कि है 20 करोड़ रुपए का। कुल मिला के देखा जाए तो आईपीएल फ्रेंचाइजेस यानी कि आईपीएल की टीमें आईपीएल विनिंग प्राइस से ज्यादा अपनी टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने को देखती हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई बड़ा खिलाड़ी, कोई बड़ा स्टार परफॉर्मर, कोई बड़ा टीवी स्टार अगर किसी भी टीम से जुड़ता है तो उस टीम की ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और उसके पास रेवेन्यूज पहले से ज्यादा आने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो एमएस धोनी के सीएसके से जुड़े होने के कारण सीएसके की ब्रांड वैल्यू अक्सर सबसे हाई रहती है और वो हजारों करोड़ में खेलती है। ठीक इसी तरह हिसाब है आरसीबी और विराट कोहली के साथ और केकेआर और एसआरके के साथ। इसकी वजह से इन टीम्स के फैंस की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और जितने फैंस उतने ज्यादा स्पॉन्सर्स और उतना ही ज्यादा
पैसा। अब अंत में बात करते हैं कि आईपीएल प्लेयर्स को इस आईपीएल से उनकी सैलरीज के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि विनिंग प्राइस का 50% अमाउंट टीमें अपने खिलाड़ियों को दे देती हैं उनकी सैलरी से हटके, कि वो खिलाड़ी अपनी टीम को जिताने के लिए अपनी जी जान लगा दें। इसके अलावा खिलाड़ी ऑक्शन में जिस वैल्यू पे बिकते हैं वो वैल्यू उनको डिफरेंट पैटर्न्स में पे होती है। यानी कि कोई टीम 50-50 का पैटर्न फॉलो करती है, अंतर्गत 50% ऑफ देयर सोल्ड वैल्यू उनको टूर्नामेंट से पहले दे दिए जाते हैं, वहीं बाकी के रिमेनिंग 50% उनको टूर्नामेंट के अंत पे दिए जाते हैं। वहीं कई टीमें 15, 65 और 20% का पैटर्न भी फॉलो करती हैं, जहां 15% प्लेयर्स को आईपीएल शुरू होने के पहले दे दिए जाते हैं, 65% आईपीएल के दौरान मिलते हैं और बचे हुए 20% उनको आईपीएल खत्म होने के बाद दे दिए जाते हैं। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होकर पूरे सीजन के लिए इस आईपीएल से बाहर हो जाता है तो उसे उसके ऑक्शन वैल्यू का एक भी रुपया नहीं मिलता है। आपको बता दें कि बीसीसीआई ऑक्शन वैल्यू का 20% इंटरनेशनल प्लेयर्स के नेशनल बोर्ड को भी देते हैं और बाकी अंत में बच जाता है प्लेयर्स का परफॉर्मेंस। जी हां दोस्तों, अगर कोई भी प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो पर्सनली उसको कई सारे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से उसकी फेस वैल्यू बढ़ती है और उसके पैसे भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये थी आईपीएल के फाइनेंसेस की सारी इनसाइड विद एक्चुअल एंड फैक्चुअल नंबर्स। तो अब बारी आती है द मिडिल क्लास ओपिनियन की, जिसकी जिम्मेदारी मैं इस बार आप सबके ऊपर छोड़ रहा हूं। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आईपीएल के इस पैसों के समुंदर के बारे में आपका क्या कहना है व आपकी क्या राय है।